नमस्कार, मैं प्रशांत कनौजिया द वायर हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ दिल्ली के प्रेस क्लब में विमेंस प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के छात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और मुंबई में संस्थान में इनके काफ़ी दिनों से 45वां दिन आंदोलन का पूरा हो चुका है, जिसमें SC ST OBC छात्रों को मिलने वाली जो संस्थानिक रियायत थी उन्हें बंद कर दिया गया है, जिसके विरोध में वहाँ के छात्र काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ टाटा इंस्टीट्यूट के छात्र हैं और छात्र संघ के महासचिव फहाद। हम पहले प्रियंका से शुरू करेंगे। प्रियंका, आप हमें पूरा बता सकते हैं ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ और क्या क्या समस्याएं हैं और संस्थान ने अभी तक कैसे आप लोगों के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया है? अगर आप देखें तो प्रोटेस्ट करना हम लोग 30 फरवरी 2018 से शुरू किए थे, लेकिन इसका अगर हिस्टोरिकली देखें तो पिछले 1 सालों से जब स्टूडेंट्स 1 सालों से क्या 3 सालों से जब अपनी बातों को रखे जा रहे थे, उनको अनसुना कर दिया जा रहा था और उनको डायरेक्टली ये कह दिया जा रहा था कि तुम्हें तो मिल रही है, अगर आगे बात रखोगे तो तुम्हारा डाइनिंग हॉल का पैसा और तुम्हारा हॉस्टल का पैसा काट दिया जाएगा। तो उनको थ्रेट किया जाता था कि पिछले 3 सालों में चीज़ें नहीं हो पाई प्रोटेस्ट की। फिर 2017 में जब फहाद जनरल सेक्रेटरी बना तो उसने इस मुद्दे को स्ट्रांगली रखा और रखने के बाद में कंटिन्यूसली कमिटी बनी, कमिटीज़ दिल्ली आई, कमिटीज़ सोशल जस्टिस के डिपार्टमेंट में गई, HRD मिनिस्ट्री के पास में गई और लेटर्स लिखी गई और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो वो सॉल्यूशन नहीं मिलने के कारण और सवालों को उलझा दिया गया, तो उस स्थिति में हमारे जनरल सेक्रेटरी एंड पूरी यूनियन ने कॉल लिया कि 21 फरवरी को हम प्रोटेस्ट करेंगे। और वो जो प्रोटेस्ट वहाँ उस दिन शुरू हुई, तो उस दिन भी हमसे डायलॉग नहीं किया गया। हमें कह दिया गया कि आप अपने डिमांड ड्राफ्ट हमको दे दीजिए, हम उसको देखेंगे, आगे सोच विचार उसमें करेंगे और देखा जाएगा कि आगे क्या हो सकता है। उस स्थिति में जो हमें पहले दिन कहा गया था 21 फरवरी 2018 को, सेम स्थिति में हम फिर बैठते चले गए, मूवमेंट हमारा आगे बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते हम आज 45वें दिन में पहुंच गए। जब भी उस समय भी स्थिति यही है कि अगर हमको कैसे हम कॉल ऑफ कर ले या नेगोशिएशन हो जाए, ये करते हुए एक एक मुद्दों में को भी तोड़ तोड़ के लोग पूरी करते हैं और कहते हैं कि आपका तो डिमांड पूरी हो गई है। बट सवाल सबसे बड़ा उठता है कि क्या 2016-17 के बैच को अगर फी एग्जम्पशन मिलता है, 2017-18 को फी एग्जम्पशन मिलता है, तो क्या अगले आगामी 50 साल तक के OBC SC ST बच्चों को क्या फी एग्जम्पशन मिल रहा है? क्या वो पहुंच पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से हम जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कि टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस जो सोशल जस्टिस की बात करता है, मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करता है, वहाँ पे हम जो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद की समझ पाए समाज के प्रति, तो वो समझते हुए हम प्रोटेस्ट में बैठे हैं कि हम तो पा पाए हैं, हमको ये मिल पाया है, तो आगामी हमारे जनरेशन को मिल पाए, इसके लिए हम लड़ते रहेंगे और इसलिए आज तक हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम फहाद के पास चलेंगे। फहाद, हमें आप बता सकते हैं कि मैं आपका जो आंदोलन का जो शुरुआती दिन थे उसमें एक फेसबुक पोस्ट देखा था आपकी यूनियन के कि OBC स्टूडेंट्स की एडमिशन्स में काफ़ी गिरावट आई है। जब OBC छात्रों का इस तरीके से जो रियायत मिलती थी संस्थानिक रूप से, उसके बाद OBC छात्रों में काफ़ी गिरावट आई थी। और कितना, मतलब आप मुझे इस अंतर को समझा सकते हैं कि कितना मदद मिल जाता था अगर ये जो पहले स्कॉलरशिप मिल जाती थी, इससे कितनी मदद मिल जाती थी, और अब जब नहीं मिल रही है तो कितना अंतर होगा और कितनी फीस भरनी पड़ सकती है? देखिए, ये सारी जो गिरावट है मुझे लगता है ये सोची समझी है। ये जो आपने बिल्कुल सही बात कही कि 2015 में जब OBC स्टूडेंट्स की और OBC छात्रों की फाइनेंशियल एड को रोका गया तो उनमें बहुत बड़ी गिरावट आई, जबकि 2014-15 में 22% OBC छात्र थे, अब जो 2016-17 में आके 18% रह गए, क्योंकि ये 2015 में रोक दी गई थी OBC छात्रों के लिए। उस वक्त उनको 4,500 रुपये फीस पे करना पड़ती थी जब तक ये फाइनेंशियल एड हमको मिलता था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप आया करती थी और इंस्टीट्यूट उसको कंपनसेट कर लेता, नॉन सैलरीड मेंटेनेंस ग्रांट्स के थ्रू, टाटा ट्रस्ट से जो मदद आती थी उसके थ्रू उसको कंपनसेट कर लेता था। लेकिन 2015 में उनसे 4,000 की जगह 76,000 मांगे गए। अच्छा, 4,000 की जगह उनको आप 76,000 76,000 रुपीज उनको पे करने हैं। तो आप सोच सकते हैं, देखिए सबसे पहला सवाल तो ये उठता है
जब किसी इंस्टीट्यूट में इतनी फीस होती है तो एक बहुत बड़ा तबका वो देखकर ही पीछे हट जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं इंस्टीट्यूट से और इस गवर्नमेंट से, इतनी फीस पब्लिक फंडेड डीम्ड यूनिवर्सिटी होने के बाद कौन से बच्चे अप्लाई करेंगे? शायद वही बच्चे अप्लाई करेंगे जिनके पास हमेशा हमेशा से वो प्रिविलेज थे। तो अब यही चीज आने वाले समय में SC/ST के लिए भी होने वाली है। तो ये जो गिरावट OBC में आई है, बहुत जल्दी ये सारी गिरावट SC/ST के स्टूडेंट्स में भी आएगी। तो आप किस तरह इंश्योर करेंगे, आप किस तरह इस बात को एश्योर करेंगे हमें कि ये जो प्रोविजन है, क्योंकि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, हमें समझना होगा आपको रिजर्वेशन पूरा करना है। अब आप वो रिजर्वेशन किस तरह पूरा करेंगे, ये सारे सवालात का हमें जवाब चाहिए। जिस तरह OBC की गिरावट की जो आपने बात की, ये जब SC/ST के लिए भी आ जाएगी तो फिर उस बाबा साहब के संविधान और उस कॉन्स्टिट्यूशन सभा के उस संविधान के जो प्रोविजन बनाए गए उनका क्या होगा, ये सारे सवाल। तो अभी इससे पहले कितनी फीस थी और कितनी रियायत मिल जाती थी, और अब क्या होगा अगर जब ये इस तरीके के नियम फिर से लागू कर दिए जाएंगे, जहां SC/ST या OBC के छात्रों को जो मिलने वाली रियायतें थी, हॉस्टल की फीस हो या मेस की फीस हो, अब उन्हें जब पूरी देनी होगी तो कितना अंतर होगा? आप मुझे आंकड़ों में बताइए, फीस कितनी थी? देखिए, आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इस वक्त एक स्टूडेंट की फीस 76,000 रुपये पर सेमेस्टर। और एक चीज, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये पर सेमेस्टर की फीस है। स्कॉलरशिप अगर हमें मिलेगी वो 1 साल के लिए मिलेगी, वो भी 20,000 मिलेगी। तो मैं आंकड़ों की अगर बात करूं तो अभी इंस्टीट्यूट हमसे ये बोल रहा है कि आपको इंस्टॉलमेंट के थ्रू पूरी 76,000 रुपए, जिसमें ट्यूशन फीस 12,000 की माफ कर देंगे, वो पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी। जब हमने प्रोटेस्ट शुरू किया, मैं आपको बताऊं, जब प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले वो सारे स्टूडेंट्स को बोल रहे थे कि आपको 46,000 रुपए एट द टाइम ऑफ एडमिशन जमा करने हैं SC/ST स्टूडेंट्स को, जो वो पहले 4500 रुपए जमा करते थे। अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1976 की एक रूलिंग है कि आप किसी SC और ST स्टूडेंट से ट्यूशन फीस नहीं मांग सकते, तो ट्यूशन फीस का वेवर तो अभी भी है, लेकिन वो सिर्फ 12,000 का है। अब बात आती है 16,000 सेमेस्टर खाने की फीस और 15,000 सेमेस्टर रहने की फीस, हॉस्टल की फीस, हमारे रिहाइश की फीस, जो कि और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज में 2 या 3,000 रुपए होते हैं। आप JNU में देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी में देखिए, HCU में देखिए, तो वो आपने इतने सारा बढ़ा रखा है क्योंकि आपके पास ऑटोनॉमी थी। तो अब उनको 4,500 से उनको 76, जो आप अगर 12,000 उसमें से माइनस करें तो 64 से 65,000 रुपए SC/ST OBC सारे स्टूडेंट्स को पे करनी पर सेमेस्टर। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि जिस तबके तक एडुकेशन पहुंचनी चाहिए, जो हमेशा हमेशा से मार्जिनलाइज तबका था, उन तक एडुकेशन पहुंचे। क्योंकि जब उस तबके तक एडुकेशन पहुंचेगी तो इन ताकतों से सवाल होगा जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए 80% SC/ST OBC माइनॉरिटीज इस देश में 80% अपनी तादाद रखते हैं। तो जब इन सब तबकों तक एडुकेशन पहुंचेगी, उनकी क्रिटिकल माइंड डेवलप होगा, तो वो इन ताकतों से सवाल पूछेंगे कि भाई हजारों साल तक हमें एजुकेशन से क्यों दूर रखा गया। और जब बात पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज की आती है, मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, जो बच्चे सपना देखते हैं, इस बात के लिए, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, जो सपना देखते हैं कि हम ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ेंगे जहां पर शिक्षा सस्ती है, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के दरवाजे, क्योंकि ना तो वहां रिजर्वेशन है और उनकी फीस भी बहुत ज्यादा है, उनके दरवाजे आज तक उनके लिए बंद थे रिजर्वेशन होने के बाद भी। अब आप पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज के भी दरवाजे उनके लिए बंद कर देना चाहते हैं। तो ये किस तरह की शिक्षा की आप बात कर रहे हैं? ये कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं आप, जो मॉडल विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं? कौन सा मॉडल? यकीनन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर इस तरीके की फीस 70 या 80,000 रुपये पर सेमेस्टर लगने लगेगी तो यकीनन गरीब के बच्चे वहाँ पढ़ नहीं पाएंगे। मैं आपको एक और आंकड़े बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हमारे देश में इस वक्त किसानों की औसतन आमदनी जो है वो 20,000 रुपये सालाना है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 20,000 रुपये कमाने वाला किसान क्या अपने बच्चे को टिस जैसे संस्थान में भेज पाएगा क्या? हम शुभांकर से आगे बात करेंगे। शुभांकर, हमें बताइए कि संस्थान से जब मेरी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि हम काफ़ी लॉसेस में हैं और इन लॉस को रिकवर करने के लिए हमें ये नियम लागू करने पड़ेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, हम लोग पूछा उनसे, इंक्वायरी किया कि आप जो बता रहे हैं ये डेफिशिट कैसे बना, तब वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो डेफिशिट बना एक्चुअली आप लोग को जो ST/ST OBC है, आप लोग के लिए डेफिशिट बना क्योंकि आप लोग जो पूरा फीस है ये टाइम टू टाइम आप लोग दे नहीं पाते हैं। और हम क्योंकि इसमें वो लोग एक बात रखा कि वो कंडीशन ये है कि ये आप लोग का डिग्री हम लोग होल्ड में नहीं रखेंगे और
आप मतलब पास आउट हो जाएंगे, उसके बाद आप जब नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, उसके टाइम पे आप पे कर सकते हैं। लेकिन वो लोग ये बात कभी नहीं करते हैं कि हम लोग जो फीस बढ़ा रहे हैं उसको हम लोग, वो जो फीस स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कट डाउन करेंगे और उसको रिड्यूस करेंगे, ये आर्गूमेंट वो लोग कभी नहीं देता है। तो उन लोगों का जो बेसिक आर्गूमेंट था वही था कि जो GOPMS का जो बच्चा है ST OBC, वो लोग पैसा भर नहीं पाता है, इसीलिए डिफिसिट चल रहा है इंस्टीट्यूट पे। लेकिन उसके बाद हम लोग का इसको काउंटर आर्गूमेंट जब करना था, तो हम लोग जब मतलब TISS का जो सेल्फ स्टडी बुक है, जो NIRF का डेटा है 2018-2017, इसको जब हम लोग एनालिसिस किया, तब हम लोग देखा कि इंस्टीट्यूट के पास मतलब मेंटेनेंस ग्रांट में खर्चा करने के लिए 55 करोड़ है। फिर आपका मतलब वर्कशॉप में 25 मेंटेनेंस में 55 करोड़, वो भी एनुअल एक साल में किया 2016-17 में। हाँ, तो एंड उसी ईयर में 25 करोड़ भी मतलब किया वो आपका वर्कशॉप में। तब हम जाके उनको मतलब क्वेश्चन पूछा कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना सोर्स कहाँ से आ रहा है, जो आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग डेफिसिट में है, और आपके पास अगर इतना पैसा है तो आप लोग मतलब ये जो GOPMS है जो बच्चे थे, इसको आप लोग फ्यूएबल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग पूछा उसके साथ। जैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बता रहे थे कि 25 करोड़ रुपए वर्कशॉप में खर्च किए गए हैं और 55 करोड़ रुपए मेंटेनेंस में खर्च किए गए हैं, और इसके कंपेयर में आप कह रहे थे कि JNU का कितना 2 करोड़ बता रहे थे। JNU जैसा बड़ा संस्थान ने 2 करोड़ रुपए वर्कशॉप में खर्च किए हैं और टाटा ने 25 करोड़ रुपए। तो सवाल ये उठता है कि इतने जब छात्र, क्योंकि टिस का हमेशा से ये देखा गया है कि टिस में जो आदिवासी समुदाय या दलित समुदाय या OBC समुदाय के जो बच्चे हैं वो काफ़ी संख्या में आते हैं और वहाँ इस तरीके का माहौल भी है। क्योंकि इससे पहले भी वायर ने एक टिस के एक रिसर्च स्कॉलर का इंटरव्यू किया था, सुनील यादव, जो कि BMC में मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते हैं और वहाँ के वो PhD कर पा रहे हैं। तो यकीनन इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टिस में किस तरीके का माहौल होगा। मैं वापस फहद के पास आना चाहूँगा। फहद, तो अभी तक किस तरीके से आप ये देख रहे हैं, अब इसको कैसे आगे ले जाना चाहते हैं आप? देखिए, जहाँ तक बात इसको देखने की है तो इसको हम एक उस नज़रिए से देख रहे हैं जो मनुवादी ताकतें इस हिंदुस्तान पे राज कर रही हैं, उनके नज़रिए से हम देख रहे हैं। क्योंकि हमें समझना होगा कि ये पॉलिसीज क्यों आ रही हैं। ये रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बंद नहीं कर सकते, उनको बंद कर रहे हैं इन पॉलिसीज के थ्रू। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि जो टीचर्स की अपॉइंटमेंट है रिजर्वेशन पॉलिसी, उसमें डिपार्टमेंट को यूनिट बांधकर रिजर्वेशन और रोस्टर सिस्टम बनाने की बात की गई। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जब वो रोस्टर सिस्टम डिपार्टमेंट वाइज होगा तो कितने लंबे अरसे के बाद एक शेड्यूल ट्राइब और एक शेड्यूल कास्ट के शिक्षक को अपॉइंटमेंट की अनुमति मिलेगी। तो ये जो सारी पॉलिसीज, चाहे अभी हम SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के ऊपर जिस तरह की हरकतें हुई, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद पार्टी थी और उन्होंने किसी तरह से भी कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो ये मैं उस नजरिए से देखता हूँ कि इन सारी पॉलिसीज के थ्रू ये चाहते हैं कि जो अछूत रहे हैं जिंदगी भर तक, उनको अब हम डायरेक्ट जो क्या बोलते हैं उसको छुआछूत नहीं कर सकते, उनको इस तरह के चक्रव्यूह में फंसाकर और उनको हमेशा हम अपने मेन स्ट्रीम से दूर रखें। और दूसरी बात रही लार्जर अपील की, तो हम दरखास्त करना चाहते हैं इस देश के युवाओं से, आप इस देश का भविष्य हैं और ये देश उस रास्ते पे जाएगा जिस रास्ते पर आप इस देश को लेके जाएंगे। आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज के फैन ना बनकर आप इस गवर्नमेंट से सवाल कीजिए कि हमें शिक्षा कैसे मिलेगी, हमें शिक्षा कैसे मिलेगी, हमारी जनरेशन को शिक्षा कैसे मिलेगी। ये सारे सवाल आप अपने लीडर्स से पूछते रहिए। आपके जिले में जो विधायक हैं, जो MPs हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, हम पूछना चाहते हैं विपक्ष क्या कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इस गवर्नमेंट की, तो हम ये नहीं भूलते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया। जो प्राइवेटाइजेशन की आग है उसको पिछली गवर्नमेंट, कपिल सिब्बल जिस तरह के उनके जब वो मिनिस्टर थे, उन्होंने इस आग को झोंकने के लिए रिकमेंडेशन बनाना शुरू की थी। तो ये लड़ाई हमारी एक इस गवर्नमेंट के साथ तो है, लेकिन उन सारी गवर्नमेंट्स के साथ है जो शिक्षा का अधिकार दबे कुचले समाज से छीनना चाहती है। तो ये मैसेज है कि सारे इस हिंदुस्तान के यूथ को एक प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी शिक्षा के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि शिक्षा एक पहला ऐसा जरिया है जिससे हम एम्पावर हो सकते हैं और आने वाली जनरेशंस को हम अपना एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं। मेरी बात आपके इंस्टीट्यूट के डीन से मिस्टर शाहजहां से हो रही थी। उनका कहना था कि हमें टिस को एक UGC से फंडेड इंस्टीट्यूट है और जब उसे UGC फंड देती है तो वो अपनी तरफ से किसी भी तरीके की रियायतें नहीं दे सकता छात्रों को और ये गैर कानूनी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? असल में माननीय प्रोफेसर शाहजहां जो है उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मुझे शर्म आती है कि उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया।
मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये गैर कानूनी है तो पिछले 14 सालों से आप गैर कानूनी हरकतें कर रहे थे, और अगर आप कर रहे थे तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा, और आपको गैर कानूनी काम करने के लिए जो भी आईपीसी की धारा बनती है उसके लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा। ये गैर कानूनी कैसे है? जब टाटा ट्रस्ट आपको और चीजों के लिए पैसे देता है तब आप ये नहीं कहते कि आप बोलते हैं टाटा ट्रस्ट ने ये सेंटर खोलने के लिए पैसे दिए थे, तब ये गैर कानूनी नहीं होता। तो ये सारे बातें और ये सारी हास्यास्पद चीजें जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रही है, हमें शर्मिंदगी है कि हम उस इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं जिसने हमेशा इस देश को राह दिखाई है, चाहे वो 1936 का वर्ल्ड वार के मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद राह दिखाने की बात हो, चाहे वो आज़ादी के बाद जब 1947 में आप हिस्ट्री में जब खंगालेंगे, जब 1947 में जब एक मास दंगे जब हिंदुस्तान में हुए थे तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से मदद की थी। तब उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो मदद टिस के स्टूडेंट्स ने आके की है, क्योंकि ऑर्गेनाइज वे में उस वक्त हेल्प करने की जरूरत होती थी, वो किसी संस्थान के बच्चे नहीं कर पाए। तो ये वो संस्थान है जिसने चाइल्ड लाइन दिया। इस हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी, जो पॉलिसीज में जाके बदले हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेक्टर में जो पढ़ाई होती है। तो अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट को बंद कर देंगे और ऐसी आवाज को बंद कर देंगे तो ये इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये खतरा है उन तमाम सेक्शंस के स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि हम एक ऐसी शिक्षा लें जहां पर हम सवाल पूछ सकें। हमारा इंस्टीट्यूट हमें सवाल पूछना चाहता है, सिखाता है, और हम उस ताकत से सवाल पूछने के लिए हमें आज कुव्वत, और अगर आज इस तरह के बिहेवियर नहीं होते तो मैं आपको बता दूं, ये जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं उनमें से कोई आपके साथ बैठ करने की और बात करने की सलाहियत उनके अंदर नहीं होती। तो जिस इंस्टीट्यूट ने हमें इस बात की सलाहियत सिखाई है, हम चाहते हैं वही इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान के हर उस गरीब तबके को सलाहियत पहुँचाए, और ये हमारी जो पॉलिसीज है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यकीनन ये सवाल ज़रूर पैदा करता है कि क्या हमारी सरकारें शिक्षा का निजीकरण करने में इतनी तुली हुई हैं कि वो फीसों को इस तरह से बढ़ा दे रही हैं कि सरकार की खुद की जो रिपोर्ट कहती है कि 20,000 रुपये हमारे क्योंकि हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा किसान है, और किसानों की जो आमदनी है वो 20,000 है, उसके बावजूद भी अगर फीस 70-80 हज़ार हो जाएगी तो ये बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे। और टाटा इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान में, जो कि देश का जाना माना संस्थान है और डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान है, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा फीस कर देना दलित समाज के और आदिवासी समाज के और पिछड़े समाज के जो बहुजन कम्युनिटी के लोग हैं वो कैसे इस इतने बड़े संस्थान में आकर शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। सरकारों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि शिक्षा जैसी व्यवस्था मुफ्त में हो या कम से कम में हो, ताकि देश का हर एक नागरिक उसे हासिल कर सके, क्योंकि शिक्षा एक फंडामेंटल राइट है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनका फंडामेंटल राइट उन्हें मिले, वो ये सुनिश्चित करे। और इस तरीके के जो फीस है अगर 70-80 हज़ार हो जाएंगे तो लोग सरकारी संस्थानों की तरफ ना जाकर एक निजी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ जाने लगेंगे, जो उन्हें इतने ही फीस में इंफ्रास्ट्रक्चर एसी देता है लेकिन उन्हें वो धरातल पर मिलने वाली जो शिक्षा है वो नहीं दे पाता। इसलिए सरकारों को ये सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वो देश की शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से फीस बढ़ाकर बर्बाद नहीं कर सकते और ये देश के एक मुख्य धारा को शिक्षा में आने से रोक नहीं सकते। वायर हिंदी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रशांत, नमस्कार।